हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, वॉर का नाम सुनते ही न्यूज़ चैनल और लोगों में एक्साइटमेंट आ जाता है कि वॉर हो रहा है। एक नया टॉपिक मिल जाता है डिस्कस करने के लिए, एक अलग लेवल का एड्रेनालाइन रश होता है जो नॉर्मल नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज देखने पे नहीं आता। देखिए, जो लोग वॉर की एक्चुअल सिचुएशन जानते हैं, जिनके अपने वॉर जोन में होते हैं, उनको वॉर के नाम से एक्साइटमेंट नहीं होती, उनको बल्कि डर लगता है। इस चीज़ का वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जिनके अपने भाई बहन माँ बाप गैलवान रीजन में थे जब वॉर जैसी सिचुएशन थी। देखिए, दुनिया की कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि कभी भी वॉर का मुंह देखना पड़े। इनफैक्ट रसिया जो इस समय अटैक कर रहा है, उसको भी बहुत अच्छे से पता है कि वॉर से कंट्री अपने आप को रिस्क में डाल देती है, भले ही वो कितनी भी बड़ी और सुपर पावर हो। तो ऐसा क्या मजबूरी थी रसिया की जिसकी वजह से उसे यूक्रेन के ऊपर अटैक करना पड़ा। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि रसिया ने कुछ शर्तें रखी है। अगर वो शर्तें मान ली गई होती तो वो एश्योर कर रहा था कि वॉर नहीं करता। अगर आप उन शर्तों को ध्यान से देखोगे तो वो शर्तें नेटो और यूएस से डिमांड कर रहा है, यूक्रेन से नहीं। तो फिर ऐसा क्या रीज़न हुआ कि यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है? देखिए, इस पूरे सिचुएशन में यूक्रेन एक मोहरा बना है, और वो मोहरा क्यों बना है उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक टाइम था जब यूक्रेन रसिया का हिस्सा हुआ करता था। उस टाइम पे रसिया नहीं बल्कि यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर का डिवीज़न हुआ, और जब डिवीज़न हुआ तो कई सारे छोटे छोटे देश बने। उनमें से ही एक देश था यूक्रेन। यूक्रेन का सेपरेशन रसिया के लिए सबसे बड़ा पेनफुल था, और सेपरेशन भले ही हो गया हो लेकिन चलता वो रसिया के हिसाब से ही था। पुतिन हमेशा से कहते आए हैं कि रसिया और यूक्रेन अलग नहीं है, दोनों सेम कल्चर शेयर करते हैं और दोनों की सेम हिस्ट्री है। यहाँ तक कि 2021 में पुतिन ने एक नोट लिखा था जिसमें उसने रसिया और यूक्रेन के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, कैसे वो दोनों सेम हिस्ट्री शेयर करते हैं। यूक्रेन और रसिया में ऐसे रिलेशनशिप थे कि एनपीटी के तहत यूक्रेन ने 1996 में अपने सारे न्यूक्लियर बम रसिया को दे के आ गया था। अगर आज वो न्यूक्लियर बम होते तो सिनेरियो बिल्कुल अलग होता। यूक्रेन की जो आबादी है उनमें से 30% लोग रशियन हैं, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं और रशिया को सपोर्ट करते हैं। ईस्टर्न यूक्रेन वो पार्ट है जहां पर प्रो रशियन आबादी ज़्यादा है। ईस्टर्न यूक्रेन वो पार्ट है जो रसिया के बॉर्डर से लगा हुआ है। जैसे जैसे आप ईस्टर्न यूक्रेन से वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ जाएंगे, प्रो रशियन आबादी कम होती है, और वेस्टर्न यूक्रेन साइड में यूक्रेन की जो नेटिव पॉपुलेशन मिलती है वो मेजॉरिटी में रहती है। 2014 से पहले यूक्रेन और रशिया का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे। वो इसलिए थे क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो सरकार थी वो रसिया की कठपुतली सरकार थी और रसिया के हिसाब से चलती थी, सारी पॉलिसी उसके हिसाब से चलाती थी। यूएस और यूरोप में इतना दम नहीं है कि वो यूक्रेन को बहका ले। लेकिन फिर 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि रसिया अपने हिसाब से यूक्रेन को चला नहीं पाई और यूक्रेन यूएस और यूरोप के इन्फ्लुएंस में आ गया। यूक्रेन के अंदर भी दो ग्रुप्स है, एक जो प्रो रशियन है जो रसिया को सपोर्ट करते हैं, और दूसरे हैं नेटिव यूक्रेन। इनका झुकाव यूरोपियन कंट्री के ऊपर ज़्यादा रहता है। वो लोग बीच बीच में आवाज़ भी उठाते रहते हैं कि गवर्नमेंट प्रो रशिया है और इसके वजह से रशियन लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। 2010 से 2014 तक यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वो मिस्टर युक्टर थे। इनको कहा जाता है कि ये प्रो रशियन थे। इनको यूरोपियन यूनियन ने एक मीटिंग में बुलाया गया जहाँ इनको यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफर हुआ, जिसको इन्होंने मना करके चले आ गए। इसके लिए इनके खिलाफ यूक्रेन में जम के प्रोटेस्ट हुआ। ये जो प्रोटेस्ट थे ये नवंबर 2013 में शुरू हुए और फेब 2014 तक चले। ये प्रोटेस्ट इस लेवल तक हुए कि प्रेसिडेंट विक्टर को अपनी जान बचा के भागना पड़ा, और बाद में इन्होंने रशिया के अंदर जाके शरण ली। अब इस इंसिडेंट के बाद आने वाले प्रेसिडेंट समझ गए कि अगर रसिया की जी हजूरी ज़्यादा की गई तो खुद का पावर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों आप खुद समझिए, अब इंडिया में कोई सरकार आए और पाकिस्तान का महिमा मंडन करने लगे तो वह सरकार कितने दिन चल पाएगी। अब यहाँ पे यूक्रेन के पास भी दो ऑप्शन थे। एक तो रशिया की परछाई में जैसे चल रहा है वैसे चलते रहे, दूसरा ये था कि अपने आप को यूरोपियन कंट्री के साथ इंक्लाइन करे। यूक्रेन की पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से समझ पा रही थी कि उनके देश की मेजॉरिटी क्या चाहती है, और 2014 के बाद धीरे धीरे उनका झुकाव रशिया के बजाय यूरोपियन कंट्री के पास होता गया। ये बात रशिया अच्छे से समझ पा रहा था और उसके ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रशिया नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है पूरे यूरोप में। 30% नेचुरल गैस अकेले रसिया देता है पूरे यूरोप को।
देखिए, जब नेचुरल गैस सप्लाई की जाती है तो वो पाइपलाइन के थ्रू की जाती है और जिस कंट्री के थ्रू ये निकलती है उस कंट्री को उसका रेंट देना पड़ता है। इन पाइपलाइन की जो बॉर्डर रूट है वो यूक्रेन से होकर गुजरती है। अब 2013 तक यूक्रेन रसिया के हिसाब से चलता था, लेकिन उसके बाद से पर ईयर यूक्रेन ने रसिया से $33 बिलियन मांगना शुरू कर दिया। 2014 तक रसिया यूक्रेन का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर था, लेकिन 2014 के बाद से सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई। रसिया चाहता था कि यूक्रेन यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन इसको ज्वाइन करे। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन यूक्रेन ने इसके लिए भी मना कर दिया। डे बाय डे यूक्रेन का यूरोपियन कंट्री के साथ जुड़ना ये रसिया के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब यूक्रेन ने सीधे से इंटरेस्ट दिखाया नेटो मेंबर बनने की। देखिए, नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1949 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद बनाया गया था। ये भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कई देशों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की और उस ट्रीटी में ये था कि एक देश में हमला हुआ तो सब पे माना जाएगा और सारे देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे, और जो देश नेटो का मेंबर बनता है उस पर कॉम्बाइन मिलिट्री डील्स होती है, मिसाइल इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। अभी आप इसके वेबसाइट पे जाओगे तो मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन ये सबको पता है कि यूएस और यूरोपियन देश ने यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया था, ताकि यूएसएसआर छोटी छोटी कंट्रीज़ पे कब्जा ना कर ले। ये जब स्टार्ट हुआ था तब टोटल 11 कंट्रीज़ थी, लेकिन आज के डेट में टोटल 30 कंट्रीज़ है, 30। लेकिन जब तक नेटो वेस्ट यूरोप में अपने मेंबर बना रहा था तब तक रसिया चुप था। लेकिन रसिया को इस बात से दिक्कत होने लगी कि ये यूएस की एक स्ट्रेटेजी है, धीरे धीरे ईस्ट यूरोपियन कंट्री को नेटो का मेंबर बना रहा है। एक तो एंटी नेशन कंट्री को बड़ा बना रहा है और दूसरी चीज़ रसिया के बॉर्डर पर यूएस की मिलिट्री और मिसाइल पहुंचा रहा है। इस्टोनिया हो गया, लैत्विया है, पोलैंड है, ये बॉर्डर के पास ही कंट्रीज़ है, और अगर यूक्रेन इसका मेंबर बन गया तो यूएस चाहेगा तो 1 या 2 मिनट्स में वहाँ से अटैक लॉन्च कर पाएगा रसिया के खिलाफ। आप नहीं देखोगे कि जाके नेपाल को नेटो का मेंबर बनाए। ये जो कंट्रीज रसिया के पास रहती है उनको अपना मेंबर बनाते हैं, भले ही वो कंट्री कितनी भी छोटी हो, भले ही वो कंट्री नेटो की गाइडलाइंस ना भी फॉलो करती हो। अब यूक्रेन है, यूक्रेन तो एलिजिबल ही नहीं है नेटो के लिए। नेटो की गाइडलाइंस कहती है कि बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूक्रेन को तो वो अपना मेंबर बनाने के लिए रेडी है। अब कल परसों की बात है, बाइडन कह रहे थे कि हम ईस्टर्न यूरोप में अपने फोर्सेस भेजेंगे ताकि रसिया छोटे छोटे देशों पे कब्जा ना कर ले। उनके सिक्योरिटी की बात है। अब अगर इनको सच में छोटे छोटे देशों की चिंता होती तो अफगानिस्तान को रातों रात छोड़कर भाग नहीं जाते। अब आप सोच रहे हैं कि बॉर्डर के पास मिलिट्री बेस बन गया तो क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि वॉर होने लगा। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यूएस और रसिया में अगर लड़ाई होती है तब रसिया पे 1 मिसाइल भेजेगा, यूएस तब तक 10 मिसाइल भेज चुका होगा, भले ही उसके पास सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन रसिया डिसएडवांटेज में रहेगा। अब रसिया मैक्सिको, क्यूबा और कनाडा से एक ट्रीटी साइन कर ले और यूएस के बॉर्डर के पास जाकर मिलिट्री बेसेस बनाने लगे तो यूएस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही बात रसिया ने भी कही कि एग्रेशन आप दिखा रहे हो, आप क्यों हमारे फ्रेंडली कंट्री के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हो, क्यों हमारे बॉर्डर पर नेटो का बहाना करके मिलिट्री बेसेस और मिसाइल बना रहे हो, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके आपका कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है। देखिए, यूएस ने काफ़ी न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर रखी है यूरोप में और सब जानते हैं रसिया को काउंटर करने के लिए किया है। अब रसिया किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना देना अफोर्ड नहीं कर सकता। यूक्रेन नेटो का मेंबर इसलिए बनना चाहता है ताकि वो सिक्योर हो सके, और यूक्रेन कंट्री के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बनता है तो 2295 किलोमीटर का जो यूक्रेन रसिया का जो बॉर्डर है वो एक्सपोज हो जाएगा। रसिया के बॉर्डर पर नेटो की फोर्सेस आकर बैठेंगी, लेकिन नेटो कंट्री तब तक नहीं आ सकती जब तक यूक्रेन नेटो के मेंबर नहीं बनता। क्राइमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क ये यूक्रेन के पार्ट्स थे जहां रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और यहां पर रशिया ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया। अपने रशिया के यूनिफॉर्म बदलकर उन्हें सेपरेट ग्रुप में बनाया और 2014 में क्राइमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। फिर एक रेफरेंडम करवाया, एक वोटिंग करवाई, वहाँ पर मेजोरिटी प्रो रशियन थी तो रसिया के हक में फैसला आ गया। सेम चीज़ लुहांस्क और डोनेट्स्क में भी चल रही थी, लेकिन लुहांस्क और डोनेट्स्क में पहले से ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था और ये दोनों रिलीजन ऑलरेडी रसिया के हिसाब से चल रहे थे, क्योंकि प्रो रसिया लोग यहाँ पर ज़्यादा थे।
लेकिन अभी जब रसिया को हर तरफ से अटैक करना था यूक्रेन पे, तो एक दिन पहले ही दोनों रीजन को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और अपनी आर्मी को एंटर करवा के भेज दिया कि ये एक पीस कीपिंग फोर्सेस है। अभी मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो रसिया काफ़ी टाइम से यूएस और नेटो दोनों को ये चीज़ हर तरीके से समझा रहा था कि हम आपके आसपास नहीं आ रहे हैं, तो आप क्यों हमारे पास फोर्सेस बढ़ा रहे हो। 14 जनवरी को रसिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि रसिया इनडेफिनेटली वेट नहीं करता रहेगा। इस चीज़ के लिए रसिया ने कुछ डिमांड रखी थी और कहा था कि अगर वो डिमांड्स पूरी हो जाए तो वो अटैक नहीं करेगा। अब उन डिमांड्स को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा था, असली जो लड़ाई है वो रसिया और यूएसए के बीच में है। तो डिमांड सुनिए। पहली जो डिमांड थी कि नेटो जितनी भी एक्टिविटी ईस्टर्न यूरोप में कर रहा है उन सबको बंद कर दे और नेटो फोर्सेस को पोलैंड और बैल्टिक देशों से हटा दे। दूसरी डिमांड थी कि यूक्रेन कभी भी मेंबर नहीं बनेगा नेटो का। और तीसरी डिमांड थी कि यूएस की जितनी भी मिसाइल है यूरोप में उनको डिसार्म करे। हालांकि यूएस बहुत कंसर्न है ह्यूमैनिटी को लेकर पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसके जो अपने फ़ायदे की बात थी उससे वो पीछे नहीं हटता और डिमांड को माना कर दिया। आप अगर इस डिमांड को ध्यान से देखोगे तो यूक्रेन से कुछ नहीं मांगा गया है, जो भी मांगा गया है वो नेटो और यूएस से मांगा जा रहा है। देखिए, यूएस का इतिहास रहा है कि एक फॉल्स सिक्योरिटी का एश्योरेंस देने के बाद जब देश बर्बादी पे आने लगता है तो उसको छोड़कर भाग जाता है। आज यूक्रेन में जो भी हो रहा है उसका जितना जिम्मेदार रसिया है उतना ही जिम्मेदार यूएस भी है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की जो दुश्मनी है उसके चलते लाखों लोगों की जान चली गई। आपने सुना होगा कि रसिया ने कहा है कि हम यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डीमिलिटराइज कर रहे हैं। जब यूक्रेन पे कंट्रोल आ जाएगा तो वहाँ की कंट्री रसिया के हिसाब से चलेगा और फिर ये जो नेटो का डर है यूक्रेन में नेटो में मिल जाएगा, वो भी डर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस पूरे सिचुएशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर कोई कह रहा है कि यूएस को बीच में आना चाहिए मदद के लिए। बाइडन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाइडन बहुत वीक प्रेसिडेंट है। देखिए, वो बहुत ही वीक नहीं है, वो बहुत ही तेज प्रेसिडेंट है। वो बिना कोई गोली चलाए इतना नुकसान कर सकते हैं रशिया का। उसकी जो फ्रेंडली कंट्री है उसमें वॉर कर सकते हैं, तो वो क्यों बीच में आएगा। भले ही रसिया बहुत ही सुपर पावरफुल कंट्री है, लेकिन यूक्रेन के लोग इतने आसानी से हार मांगेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि हम पीछे हटेंगे नहीं और ना ही हम भागेंगे। देखिए, इसमें रसिया का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरी चीज़ कि यूएस पूरे कंट्री को लेकर एक सैंक्शन लगा रही है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि स्विफ्ट बैन लगवाइए, आप कम से कम इतना तो करिए कि, लेकिन स्विफ्ट बैन में इन्होंने चुप्पी साध रखी है। जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करेंगे, क्योंकि 30% नेचुरल गैसेज यूरोप में रसिया की तरफ से आते हैं। स्विफ्ट बैन अगर लग जाएगा तो उसको बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। लोगों को रसिया के साथ साथ यूएस से भी पूछना चाहिए कि आपको जब ये मालूम था कि रसिया एक एग्रेसर है तो आप क्यों उसका एग्रेशन टेस्ट कर रहे थे। ये ह्यूमैनिटी का पाथ जो आप लोगों को पढ़ा रहे हो, उसी ह्यूमैनिटी के लिए अगर छोटा नुकसान अगर आप भी उठा लेते तो लोगों को अपने परिवार को मरता हुआ नहीं देखना पड़ता। अगर आपका परिवार कोई ऐसे प्रॉब्लम में होता तो आप अपना ईगो साइड में रख के बातचीत से इसका हल निकालते, तब आपका ईगो सामने नहीं आता। ये आप ईगो की लड़ाई तभी करते हो जब दूसरा देश और दूसरे की लाइफ होती है। यूएस इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर बना रहा है कि रसिया के खिलाफ बयान दे, लेकिन इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वो यूएस के साथ चलकर अपना नुकसान करवाने वाली नहीं है। आप देख लेना, इंडिया रसिया के खिलाफ नहीं जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत बयान आएंगे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, शांति से इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन रसिया जो कर रहा है उसको क्रिटिसाइज नहीं करने का। रसिया जो कर रहा है उसको क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि उसको सपोर्ट करना है। जियोपॉलिटिक्स में इमोशन से काम नहीं चलता। यूक्रेन के लीडर्स ने दूसरी कंट्रीज के चढ़ाने में आके अपनी कंट्री के मासूम लोगों को मुसीबत में डाल दिया, और ये चीज़ इंडिया नहीं कर सकता। और अगर इंडिया रसिया के खिलाफ चला भी जाएगा तो उससे वॉर नहीं रुकेगा। सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि रसिया, चाइना और पाकिस्तान करीब आएंगे। इंडिया को भी ज़रूरत थी यूक्रेन की न्यूक्लियर टेस्टिंग के टाइम पे, कश्मीर के टाइम पे, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट के टाइम पे, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के टाइम पे। उन हथियारों को सप्लाई करने के टाइम पे ना जाने कितने लोगों की जान चली गई। इन सब मौक़ों पर यूक्रेन इंडिया के अपोजिट खड़ा था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। देखिए, आपकी भी कभी मजबूरी रही होगी, इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया की भी मजबूरी है। कंट्री को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। जो ताकतवर होगा वो कमज़ोरों को चुप कराएगा। अभी यूक्रेन के साथ हुआ, अभी फिर आगे ताइवान भी होगा, कोई भी बचाने नहीं आएगा, सब तमाशा देखेंगे। ये वॉर ख़त्म होगा और लीडर्स फिर से हाथ मिलाएंगे, लेकिन जिनके परिवार के लोग चले गए वो वापस नहीं आएंगे। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।